हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब किसी का इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम है और उसकी तैयारी के लिए मैं एक स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लेकर के आया हूं। अगर इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो आपका एसे, एप्लीकेशन, मैचिंग, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश, पैसेज, उसके बाद समरी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा झंझट खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में। बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, सारे क्वेश्चन अच्छे तरह से करके जाइएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सेंटअप एग्जाम पूरा का पूरा 50 मार्क्स इंग्लिश में सब्जेक्टिव में कैसे लाना है, इसके लिए मैं कराऊंगा फिलहाल अभी इस क्लास में। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आपको क्लास मिल गई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या क्या आपको बनाना है। तो सबसे पहली बात, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 में से 50 बनाना है। अब ये जो 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 क्वेश्चन जो रहेगा 60 आपका ग्रामर से रहेगा, 40 आपका बुक से रहेगा, है ना। 60 और 40 100। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव का स्पेशल यहाँ पर क्लास आपको कराने वाला हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा तैयारी आपका लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा। बाकी प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा चीज बनाना है और कौन कौन सा चीज नहीं बनाना है, तो बात करते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है, सबसे पहले 10 मार्क्स का दो मैचिंग आएगा, है ना। मैच करने के लिए दो आएगा, कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो एक तो मैचिंग करना है, दूसरा आपको एप्लीकेशन लिखने आएगा, आवेदन पत्र लिखने आएगा। तो प्यारे बच्चों, दो चीज आएगा, एक तो आएगा आपको लेटर लिखने, है ना, लेटर, है ना, लेटर। लेकिन लेटर आप सब किसी को नहीं लिखना है, आप सब किसी को क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। नोट ऑन इंग्लिश रहेगा, या फिर आप समरी समरी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, नोट ऑन इंग्लिश आसान होता है थोड़ा ज्यादा, तो ये लिख सकते हैं। या फिर अगर समरी आपको किसी भी चैप्टर का याद है तो आराम से लिख सकते हैं, जो भी आएगा वहां पर आपको। पैसेज आएगा आपको 4 मार्क्स का, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। पैसेज कितना मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। पैसेज मतलब एक पैराग्राफ देगा आपको बड़ा सा, अब पैराग्राफ को देख करके नीचे 4 गो क्वेश्चन रहेगा, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक। और ये सारा चीज हमने आपको क्रैश कोर्स में कराया हुआ है। जो बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ा हुआ है उसको ये सारा कुछ आइडिया है ऑलरेडी कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो जो भी बच्चे आप में से क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 299 रुपया चार्ज है, 299 रुपया फी में आपकी सब कुछ बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये सारा चीज आपको हमने वहां पर बताया हुआ है। बाकी इससे आपका आएगा 8 मार्क्स का निबंध आएगा, इसको बनाना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 10 गो आएगा, 5 मार्क्स, 5 गो लिखना है, उसमें से 2 मार्क्स का 5 दूना 10। और एक्सप्लेनेशन आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 4 मार्क्स का 8 मार्क्स। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 50, 10, 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 8 32, 32 और 10 42 और 8 50, यानी कि टोटल 50 मार्क्स की तैयारी। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरा 50 मार्क्स को हम लोग एक एक करके करते हुए जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको दो गो मैचिंग आएगा, एक आएगा प्रोज सेक्शन से, एक आएगा पोएट्री सेक्शन से। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, मैच द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोज, है ना, पीसेज इन द लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स, यानी उसके लेखक के साथ मिलाइए लिस्ट बी। हाउ द फ्री इज द प्रेस, अ मैरिज प्रपोजल, द अर्थ, अ चिल्ड्रेन इज बॉर्न, द आर्टिस्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है हाउ फ्री इज द प्रेस, कि भाई जो प्रेस है, मीडिया है, ये कितना स्वतंत्र है। हमने आपको ट्रिक बताया था कि भाई फ्री में कपड़ा प्रेस कीजिएगा। तो एक बूढ़ा ने कहा हाँ कर दीजिए, मेरा धोती कर दीजिए। धोती से आया दोरोथी, धोती से क्या आया? दोरोथी। तो यहाँ पर एक का सी हो जाएगा। इसको बनाने का कैसा ट्रिक है मैं अभी बताता हूँ। अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। जब भी शादी की बात आएगी तो लड़का और लड़की के बीच क्या किया था? चेक किया था कि भाई लड़का ठीक तो है, काम तो करता है ना, निकम्मा तो नहीं है, कामचोर तो नहीं है, शराबी कबाबी तो नहीं है। तो क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक से आया चेखव, चेक से क्या आया? चेखव, तो एंटोनी चेखव, ये आपका इसके साथ हो जाएगा। तीसरा आपका द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या खेलते हैं हम लोग? क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए? बल्ला चाहिए, बैट। बैट से आया बैट, एच ई बैट, एच ई बैट। उसके बाद अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म प्यारे बच्चों कहां पर हो गया? हिटलर का जर्मनी, तो जर्मन गरियर, जर्मनी से आ जाएगा आपका, जर्मनी से आ जाएगा जर्मन गरियर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी हो जाएगा। द आर्टिस्ट यानी कलाकार, कलाकार जो होता है, जो कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, क्या करता है? गाना गाता है, सिंग करता है। क्या गाना क्या करता है? सिंग। सिंग से आया शिगा, सिंग से क्या है? शिगा, शिगा नोया। इस प्रकार से आप लोग मैचिंग कर लेंगे सारे यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं। अब इसको बनाना कैसे है प्यारे बच्चों? तो इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नॉर्मल रूप से बनाने के लिए, है ना, यहाँ पर लिखिएगा आंसर। आंसर जो भी लिखिएगा, आंसर नंबर 1 का या 2 का, जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा यहाँ कर दीजिएगा। और 1 का, है ना, तीर मार दीजिएगा। 1 का ए हो गया, है ना, 2 का सी हो गया, 3 का ई हो गया। इस तरह से कीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका प्रोज सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन का मैचिंग करा देते हैं आपको। इस प्रकार से आपको आएगा पोएट्री सेक्शन, एक तरफ कविता रहेगा और एक तरफ कवि के नाम रखेंगे। तो पहला है आपका माई ग्रांड मदर्स हाउस, मेरे दादी माँ का घर।
भाई मेरे दादी माँ के घर में हमको क्या मिला था? प्यार मिला था। कौन लिखा है? कमला दास। कैसे याद रखेंगे? तो मैं दादी माँ के घर में आप कैसे रहते हैं? अपने दादाजी के घर, दादी के घर कैसे रहते हैं आप? पूरा का पूरा दास के जैसा रहते हैं, गुलाम बन करके। तो दास से आया कमला दास। क्या बन जाएगा? कमला दास। इसी प्रकार से फायर हिम, फायर मतलब होता है आग, है ना? फायर हिम। भाई किसी ने पूछा कि गांव में आग किसने लगाया? गांव में आग किसने लगाया? तो दारू पी करके दारू वाले ने लगाया। किसने लगाया? दारू पी करके जा रहा था, उन्हीं ने लगाया। तो दारू वाला, के की एन, दारू वाला। क्या हो जाएगा? के की एन, दारू वाला। एन एपिथाप, एन एपिताप, एपिताप का मतलब होता है कब्र के बगल में जो आपका गड़ा हुआ होता है अभिलेख, जिसमें लिखा होता है कि स्वर्गीय फना फना फना, इनका जन्म इतना तारीख को हुआ था, ये फना का बेटा है, ये था, है ना, इनका मृत्यु इतना तारीख को हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये आपका एन एपिताप। तो मरे हुए लोग रहते हैं कब्रिस्तान में। कौन लोग रहते हैं? मरे हुए। तो मरे हुए से आया यहाँ पर, मरे हुए लोग रहते हैं कहाँ पर? तो वाल्टर डेलामेयर। ठीक है। टू ऑटम्न, टू ऑटम्न यानी कि ऑटो, यहां से क्या है? ऑटो। ऑटो में बैठने के बाद महिला क्या करती है? महिलाएं बकझक करती है, किटकिट करती है ना, एक दूसरे से बातें करती रहती है ना। ये कपड़ा कहाँ लिए? ये साड़ी कहाँ लिए? ये नाक का नथिया तुमको कहाँ से मिला? कितना लिए थे? हमको भी लेना है ना? किटकिट करते हैं। तो किट से आया किट, है ना, जॉन किट। क्या आ जाएगा? जॉन किट। इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गाना। सॉन्ग यानी गाना। गाना कौन गाता है? आदमी गाता है। आदमी से आया मैन, मैन यानी कि वाल्ट व्हिटमैन। क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन। समझ में आ रही बात? तो ये हमने सारा ट्रिक आपको पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स में। जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं भाई, उसका तो कल्याण हो जाएगा, जो इन हो जाएगा जल्दी से। बोर्ड एग्जाम में भी पूरा का पूरा डिट्टो आपको बता देंगे। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। हो गया 10 मार्क्स पक्का आपका। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। 5 मार्क्स का आपको एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन आपको किसी भी टॉपिक पर आ जाए, कोई भी टॉपिक पर आ जाए, मैं कुछ रूल रेगुलेशन बता रहा हूं, ये अगर पालन कर लिए तो 5 मार्क्स आपको हमेशा मिलने वाला है। एप्लीकेशन कुछ भी आएगा, हो सकता है कि आएगा कि छुट्टी के लिए मांगे एप्लीकेशन लिखिए, या शुल्क माफ करने के लिए लिखिए, या आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिखिए, या फिर कोई गलती होगी आप हेडमास्टर से, प्रिंसिपल साहब से माफी मांगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन जब भी लिखना हो तो इसके लिए सबसे पहला ध्यान रखिएगा, हमेशा शुरू करेंगे कहाँ से? प्यारे बच्चों, टूर्स, है ना। टू के बाद यहाँ कोमा देंगे, फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों द प्रिंसिपल, यानी कि जिस आदमी को लिख रहे हैं उसका पद लिखेंगे, कि भाई जिस आदमी को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पद क्या है? बैंक का मैनेजर है तो टू द बैंक मैनेजर, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, जो भी चीज है वो। ठीक, आगे अगर आप प्यारे बच्चों उस संस्था का नाम लिखेंगे, है ना, एड्रेस लिखेंगे, मतलब कि भाई आप बैंक को लिख रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कॉलेज को लिख रहे हैं तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, स्कूल कोई है तो स्कूल का नाम दे दीजिए, है ना, ब्राइट फ्यूचर स्कूल, जो भी है आपका, तो यहां पर आपका दे देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है? आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अपना सब्जेक्ट लिखना है कि भाई आपका क्या विषय है, किस सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपका है कि हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों? हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या हो सकता है कि आप लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए हमको। क्या चाहिए? 2 दिनों की, 2 डेज लीव, है ना, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। या फिर आपको क्या चाहिए? टू टू ऑब्टेन, है ना, टू ऑब्टेन, है ना, एटीएम कार्ड। आपको क्या प्राप्त करना है? एटीएम कार्ड प्राप्त करना है। बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहां पर जो भी विषय होगा आप यहां पर विषय लिख दीजिएगा। बाकी यहां पर शुरू करेंगे आप रिस्पेक्टेड सर, तो कभी भी रिस्पेक्टेड सर से शुरू नहीं कीजिएगा, रिस्पेक्टेड मैडम। ये हमने ट्रिक बताया हुआ है आपको क्रैश कोर्स में, बार बार बताया है कि अगर नंबर चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिख दीजिएगा, भर भर के नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। तो टू लिख दिए, द प्रिंसिपल लिख दिए, पटना कॉलेज पटना, एड्रेस लिख दिए, आपका सब्जेक्ट लिख लिए कि भाई आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्टेड क्या कर दिया आपने? अभिवादन किया रिस्पेक्टेड के साथ, उसके साथ, है ना, कि रिस्पेक्टेड मैडम मेरा। अब यहां पर शुरू कैसे करेंगे? तो हमेशा जब भी ये एप्लीकेशन का लाइन शुरू करेंगे तो ये लाइन कॉमन होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन लिखिए आप, उसमें ये लाइन होना चाहिए, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, है ना, आई बेग टू से डेट, है ना, यहाँ स्टेट, आई बेग टू से डेट मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पर ठीक है, यहां तक आपका सेम रहेगा। बाकी इधर आलू बैगन गोभी जो भी डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक सही होना चाहिए कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी सविनय निवेदन ये है कि मैं, है कि नहीं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आपके स्कूल का, मैं आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूं, स्कूल का छात्र हूं, कॉलेज का छात्र हूं, इतना क्लास में पढ़ता हूं, मेरा रोल नंबर इतना है, मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे एटीएम कार्ड चाहिए, कुछ भी इधर आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ये वाला लाइन आपको कॉमन रखना है, नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप कारण बताइए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज ऑफ क्लास 12, मैं आपके कॉलेज का छात्र हूं 12वीं क्लास का। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट द इशुएंस ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं यहां पर लिख रहा हूं विनम्र तरीके से आपको आवेदन पत्र, किस चीज के लिए? इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। आई नीड दिस सर्टिफिकेट, आपको क्यों जरूरत है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का? तो आप यहां पर कारण बताइए कि भाई मुझे आगे एडमिशन लेना है बड़े कॉलेज में, बीए में एडमिशन लेना है,
डीएलएड में एडमिशन लेना है जिसलिए हमको जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि आई नीड दिस सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में एडमिशन करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। सर आई हैव ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड मेंटेन गुड बिहेवियर, हमने हमेशा क्या किया, जो भी रूल रेगुलेशन है, नियमों का सही से पालन किया, हमेशा अच्छे व्यवहार किए आपसे, इसलिए मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड इशू द सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल, ये वाला लाइन आप लास्ट में फिक्स्ड रखिएगा, ठीक है। ये वाला लाइन, शुरू का ये लाइन आपको फिक्स रखना है और लास्ट का वो लाइन फिक्स रखना है। ये अगर कर लिया तो वो देखे अरे भाई पूरा एकदम नियम पालन किया है। टू द प्रिंसिपल पटना कॉलेज पटना, सब्जेक्ट रेस्पेक्टेड मैडम सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सब कुछ फॉलो किया हुआ है, नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, कि मेरे इस रिक्वेस्ट पर, है ना, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका शुक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से कहेंगे, क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन और आपका यहाँ पर जो भी स्पेस बचेगा वहां पर आप लिख दीजिएगा क्या, आपका विश्वासी, आपका फेथफुली, योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका विश्वासी, है ना, आपका आभारी, कौन हो जाएगा आपका, अपना नाम दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया गुलाब। अब यहाँ पर सर नहीं लिखे हैं क्योंकि भाई हम अपना टीचर को लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सर कैसे लिखेंगे, आ रही बात समझ में तो ये हमने कर दिया, क्लास 12 कर दिया, रोल नंबर 20 कर दिया, और इस साइड में लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया डेट, ये आपका डेट भी लिख देना है, ठीक है। अब कल का डेट कितना है, कल आपका 21 तारीख को एग्जाम है, तो कल आप लोग 21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा नवंबर, तो 21 नवंबर 2025 लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, यस सर जी। चलिए ये आपका 5 मार्क्स हो गया, यानी कि 10 मार्क्स का मैचिंग हो गया, 5 मार्क्स का एप्लीकेशन कितना हो गया, 10 5 15 हो गया, ठीक। चलिए अब 5 मार्क्स का आपको आएगा क्या प्यारे बच्चों, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश, कि इंग्लिश के भविष्य पर लिखिए कि इंग्लिश का फ्यूचर कैसा है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंडियन इंग्लिश के बारे में बताइए, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बताइए, है ना, इंडियन इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इस तरह के नोट आपको लिखने के लिए आते हैं। तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों इस पर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश के फ्यूचर पर आप एक बड़ा सा बढ़िया सा नोट लिख दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश का फ्यूचर कैसा है, इंग्लिश का फ्यूचर बहुत ग्लोइंग है, बहुत चमकीला है, बहुत प्रकाशित है, कि इंग्लिश कंटिन्यूअसली एकदम डोमिनेंट है, उसका अपना दबदबा है, लगातार उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, सभी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हो गया, व्यापार में हो गया, मेडिकल के क्षेत्र में हो गया, इंजीनियर के क्षेत्र में हो गया, अनुसंधान रिसर्च खोजबीन के क्षेत्र में हो गया, हर जगह इंग्लिश का उपयोग हो रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट जज हर लोग सभी लोग इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके फ्यूचर के बारे में बताना है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडली मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, कि भाई इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत व्यापक स्तर पर बोली जाती है इन द वर्ल्ड। इट्स फ्यूचर यानी इसका जो भविष्य है, लुक्स ब्राइट, बहुत चमकीला है, बहुत ब्राइट दिख रहा है, एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो इन इंपोर्टेंस, यानी कि हमेशा ये ऐसा ही महत्व रखेगा विथ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के बाद, वैश्वीकरण के साथ ही इंग्लिश इज यूज्ड इन बिजनेस, इंग्लिश का प्रयोग कहां होने लगा, बिजनेस में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र में, एंड एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। इट कनेक्ट पीपल, ये क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, फ्रॉम डिफिकल्ट कंट्रीज एंड कल्चर, यानी अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों के लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में इंग्लिश में चेंज, इंग्लिश में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। इट मिक्सेस विथ अदर लैंग्वेज, इंग्लिश अन्य लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा क्या हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, मिक्स हो सकता है। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस विल डेवलप, इंग्लिश में हो सकता है कि नए नए शब्द आ जाए, नए नए वाक्यांश आ जाए, नए नए फ्रेज आ जाए, मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल, और इंग्लिश को हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दे, लचीला बना दे। टेक्नोलॉजी तकनीक लाइक ट्रांसलेशन एप्स माइट मेक इट इजियर, कि भाई तकनीक हो गया ट्रांसलेशन के लिए, जो अलग अलग ऐप आए हुए हैं, सीखो ऐप, चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, ग्रोक, कई सारे ऐप्स हैं ना, गूगल्स, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इजियर, और भी आसान बना दे रहे हैं, एवरीवन टू लर्न एंड यूज इंग्लिश, प्रत्येक के लिए, सभी को इंग्लिश सीखने और उसको समझने में, उसको बोलने में आसान करा दे रहा है। हाउएवर, हालांकि रीजनल लैंग्वेज विल आल्सो ग्रो, जो क्षेत्रीय भाषा है ये भी धीरे धीरे ग्रो होंगे, हिंदी भाषा, अन्य भाषाएं,
एंड इंग्लिश में नॉट डोमिनेंट एज मच, या ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा दबदबा नहीं रखे, लेकिन फिर भी इतना है कि इट विल स्टिल बी अ की लैंग्वेज। इतना तो जरूर है कि इंग्लिश एक कुंजी यानी एक की लैंग्वेज के रूप में इसका उपयोग होगा। किस चीज के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। बट इट्स रोल मे अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड, और इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक तरह से इस बदलती हुई दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंग्लिश विल रिमेन इंपोर्टेंट बट माइट इवॉल्व विथ टाइम, कि इंग्लिश जो है ये कंटिन्यूअसली रिमेन रहेगा, बना रहेगा, महत्वपूर्ण हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आपको एक ही नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश। आपको एक ही आएगा तीन में से एगो लिखना है, तो आपको हमने करा दिया एक, और ये लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए आपको। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कि इंग्लिश हमारा कैसा लैंग्वेज है? वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग, हमने इसको बेहतरीन तरीके से राइट अ नोट ऑन इंग्लिश, इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश है ना, ग्लोबल इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये सारा चीज हमने आपको क्रैश कोर्स में करा चुके हैं, है ना। सारा चीज आपको क्रैश कोर्स में करा चुके हैं। सारे बच्चे क्रैश कोर्स के याद भी कर लिए होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। वहां पर हमने एप्लीकेशन भी लिखना सिखा दिया, एससी भी करा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा बाकी है। बाकी आपका जो है पैसेज लिखना सिखा दिए हैं, है ना। सारा चीज हमने वहां पर आपको करा दिए हैं। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी प्यारे बच्चों आपका ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपये आपका चार्ज है। इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मेरे पास पढ़ लीजिएगा ना, आपका इंग्लिश का कल्याण हो जाएगा, एक भी मार्क्स आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको हमने करा दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको उम्मीद क्लासेस में मिल जाएगा। उम्मीद क्लासेस सब कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आए आपको तो 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ को। आगे बात करते हैं, तो कितना मार्क्स का हो गया आपको? 10 मार्क्स का आपका मैचिंग हो गया। उसके बाद 5 मार्क्स का एप्लीकेशन हो गया, 5 मार्क्स का राइट अ नोट ऑन इंग्लिश हो गया। कितना हो गया? 10 5 15 5 20। अब कितना बचा? 30 मार्क्स का और बचा आपका। ठीक है, तो 30 मार्क्स में आपका 4 मार्क्स आएगा पैसेज। पैसेज किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? पैसेज का मतलब हुआ कि भाई आपको एक पैराग्राफ आएगा, ये बड़ा सा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हो गया। अब ये पैराग्राफ जो है प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसमें से आपको क्या आंसर छिपा हुआ है, कुछ क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देगा। इस चारों क्वेश्चन को यहां से पढ़ पढ़ के आंसर देना है। कितना आसान है, हलवा है ना। ये तो क्वेश्चन लीक हो गया है कि नहीं, कि भाई नीचे क्वेश्चन रहेगा और इसमें से ढूंढ ढूंढ के हमको लिखना है। यही कहलाता है पैसेज। 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, एक एक मार्क्स का, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, इसको पढ़ना है और नीचे से यहां से आंसर देना है। तो देखिए एक एक करके पढ़ के देखिए। हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने क्या है प्रमुख स्ट्रिप्स यानी पट्टियां हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द स्ट्रिप्स, हमारे झंडे के जो पट्टियां हैं इसकी कलर क्या है। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, है ना, जो सफेद पट्टी है हमारे झंडे में, उसमें बीच में जो चक्का है वो उसका कलर क्या है ना। व्हाट डू द कलर्स ऑफ द फ्लैग डिनोट, यानी कि झंडा का जो कलर है अलग अलग है ना, केसरिया रंग है, व्हाइट यानी सफेद कलर है, ग्रीन यानी कि हरा कलर है, ये क्या क्या दर्शाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको पढ़िए और आंसर देना शुरू कीजिए। आवर नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड इन 1947, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में अपनाया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो टोटल कितने स्टेप्स हैं, कितनी पट्टियां हैं बताइए स्ट्रिप्स। तो यहां पर कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रिप्स, कुल कितनी पट्टियां हैं, तो टोटल 3 पट्टियां हैं। तो इसका आंसर यहां से मिल जाएगा। आवर नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों से मिलकर बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर का, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द स्ट्रिप्स, यानी कि हमारे जो स्ट्रिप हैं, पट्टियां हैं झंडे की, वो किस कलर से मिलकर बना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए इसको दोबारा, है ना, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। दैट आवर नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड इन 1947 इन कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, द टॉप मोस्ट स्ट्रिप इज ऑफ सैफरन, कि सबसे ऊपर वाला जो पट्टी है उसका कलर सैफरन यानी केसरिया है। द मिडिल वन इज ऑफ व्हाइट, कि जो बीच वाला पट्टी है उसका कलर व्हाइट यानी सफेद है। एंड द लोअर मोस्ट ऑफ द डार्क ग्रीन, और सबसे नीचे का जो पट्टी है उसका कलर कैसा है, हरा है। तो हो गया, तो यहां से लेकर के और यहां तक का बीच आंसर हो गया, इसको लिख देना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, हमारे झंडे में जो बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें एक क्या है आपको पूछ रहा है, व्हाट इज द सेंटर, उसके बीच में क्या है बताइए। तो उसके बीच में प्यारे बच्चों आपका अशोक चक्र है, आपको तो पता ही होगा। देख लेते हैं कहां पर मिल रहा है। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप इज अ व्हेल इन अ नेवी ब्लू कलर, है ना। इन द सेंटर, की सेंटर यानी झंडे के बीच में क्या है,
द व्हाइट स्ट्रिप यानी कि जो बीच वाला हरी सफेद पट्टी है उसमें क्या है, एक चक्का है, व्हील है, इन अ नेवी ब्लू कलर। कैसा है, नीला रंग का, नेवी ब्लू कलर का है। यहां तक लिख दिए, है ना, समझ में आ रही बात। आगे बात करते हैं, अगला है आपका व्हाट डू द कलर्स ऑफ द फ्लैग डिनोट, कि भाई झंडे का जो कलर है, केसरिया रंग हो गया, सफेद कलर हो गया, हरा हो गया, ये क्या दर्शाता है। तो यहां से देख लीजिए क्या दर्शाता है ना। द कलर ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट, कि जो झंडे का जो कलर है ये दर्शाता है करेज यानी साहस को, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान को, ट्रुथ यानी सच्चाई को, एंड पीस यानी कि शांति को, एंड फेथ एंड कैवलरी यानी कि फेथ मतलब क्या है, एक तरह से एक तो कैवलरी है ना कि भाई ये दिखाता है हमारी हरियाली को, साथ साथ में हमारी फेथ यानी कि हमारा उसके प्रति एक तरह से वफादारी को, है ना। तो ये सारा चीज आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई द कलर्स ऑफ द फ्लैग ये डिनोट करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिए, हो गया। कितना आसान है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना आसान है। 10 नंबर का मैचिंग हो गया, 5 नंबर का एप्लीकेशन हो गया, 15 5 मार्क्स का नोट हो गया, 20 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का पैसेज हो गया, 20 4 24 मार्क्स मिल गया है। समझ रहे हो विनोद, कितना आसान है। हाँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा ना आपसे, जल्दी बताइए। बन जाएगा भाई, मुझे इतना विश्वास है। हम यहाँ पर आंसर कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं आप लोगों को एसे के बारे में। प्यारे बच्चों एसे है ना, ये है हमारा एसे। चलिए तो बात करते हैं, हमारा ऐसे यानी निबंध आएगा। तो निबंध नॉर्मली रूप से मैं बार बार कराता हूं, है ना। निबंध में आपका एक तो पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण वाला हो गया, दूसरा एक आपका डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन ये भी आपका महत्वपूर्ण है, अनुशासन है ना, डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद आपका डिसिप्लिन के साथ साथ आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, है ना, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज ये भी एक महत्वपूर्ण है आपका। ऑनलाइन एजुकेशन ये भी एक महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आपको पूछे जाते हैं एस्से के रूप में। और 8 मार्क्स का एस्से होता है, कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का। और प्यारे बच्चों हम जो है इस बार के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम टोटल जो है 12 को एस्से आपको कराए हैं। 12 में से हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। हम ज़्यादा आप कहेंगे सर 12 को कराइएगा, तो अभी तो एग्जाम का टाइम है ना, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर है, जनवरी, आराम से याद कर सकते हैं। और याद करना नहीं होता है, हम समझा दिए हैं बढ़िया से कैसे लिखना है। ऐसे लिखने के लिए पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका बॉडी लिखना है, फिर उसका कंक्लूजन लिखना है, सब कुछ आपको हमने बता करके रखा है क्रैश कोर्स में, है ना। और ये सारा टॉपिक हमने करा करके रखा है, कराया कि नहीं कराया बताइए एक बार जल्दी से। ये हमने आपको कराया हुआ है। पोल्यूशन हो गया, उसके बाद आपका करप्शन हो गया, उसके बाद आपका डिसिप्लिन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वैल्यू ऑफ ट्रीज पेड़ के क्या मूल्य हैं, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है, अभी नया नया चीज आ गया, टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, ये सब चीज है ना। समझ में आ रही बात। यस सर जी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बता दूं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक चीज कि भाई ऐसे लिखने के लिए आपको करना क्या है। तो ऐसे लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है ऐसे लिखने के लिए कि आप जो निबंध लिखेंगे, निबंध कितना मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होता है। तो आपको सबसे पहले चीज कि कितना शब्द में लिखना है आपको निबंध। जो ऐसे है इसको कितना शब्द में इसका आंसर देना है। तो आपको वहां पर एग्जाम में रहेगा 150 से 200 शब्द में आंसर दीजिए। कितना शब्द, 150 से 200। लेकिन आपको कितना में दे सकते हैं, 165 170 ज्यादा से ज्यादा दीजिए, इससे ज्यादा मत लिखिए, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों ऐसे जो है इसके लिए, इसको लिखने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला आपका इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन। दूसरा चीज आपको मेन बॉडी लिखना है, क्या लिखना है, बॉडी। और तीसरा आपको लिखना है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, कंक्लूजन। अब बॉडी में भी 2-3 चीजें होता है। बॉडी में एक हो सकता है कि लाभ बताइए, है ना, लाभ बताइए, या हानि बता दीजिए, है ना, लाभ और हानि बता दीजिए। या फिर आप बताइए कि प्रभाव क्या है उसका, है ना, या उसका प्रभाव क्या है, या उसका कारण क्या है ना, कारण बता दीजिए। या फिर उसका सॉल्यूशन बताइए, समाधान, है ना, समाधान बताइए, कैसे समाधान होगा उसका, ठीक है। ये बॉडी में। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको आ गया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले इससे जलवायु परिवर्तन आया, तो इसका सबसे पहले क्या बताना है आपको, तो सबसे पहले बताना है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का मीनिंग, कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता क्या है, कि समय के अनुसार बारिश ना होना, समय के अनुसार मौसम में परिवर्तन ना होना, कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा वर्षा, कभी ज्यादा ठंडा, इस तरह की चीजें का होना। ये सब चीज को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा चीज, अब
दूसरा चीज बताएंगे बॉडी। बॉडी में क्या होगा प्यारे बच्चों, सनी डेवल सी बॉडी रे। तो बॉडी में आप बताएंगे कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इसका कारण क्या है। एक हो गया, आप कारण बता दिए। और कारण बताने के बाद क्लाइमेट चेंज, इसका समाधान क्या है, कैसे उपाय कर सकते हैं इसका, है ना। इसका कारण क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई करना, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों की संख्या, है ना, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, फैक्ट्री के कचरे हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाना, है ना। ये सब है प्रमुख रूप से कारण। अब इसका समाधान क्या है क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने के लिए, तो भाई प्रदूषण को रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, है ना, जल को, वायु को, मिट्टी को प्रदूषित कम किया जाए, यही सब है ना। तो कारण बता दीजिए, उसका समाधान बता दीजिए, उसका हो सकता है तो थोड़ा प्रभाव बता दीजिए कि भाई इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव यह है कि लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, समय पर वर्षा नहीं होती है, किसी वर्ष बाढ़ आ जाता है, किसी वर्ष सूखा हो जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है, ये सारा प्रभाव बता दिए। और लास्ट में बता दिए कंक्लूजन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी शुड डू समथिंग, है ना, हमें क्या करना है, इस पर काम करना है, इसको रोकने के लिए, किसको, क्लाइमेट चेंज को। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, उसको रोकने के लिए क्या करना है हमें, तो प्लांटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, रिड्यूस, है ना, पोल्यूशन, प्रदूषण को कम से कम करना है, ये सारी बातें बताएंगे, खत्म हो गया। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन का, बॉडी का, कंक्लूजन का, 150 से 200 शब्द लिखने बोलेंगे, 165 170 शब्द लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8 मार्क्स का है तो ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई ऐसे जिस टॉपिक पर आ रहा है उसी टॉपिक पर आप लोग रहिए, है ना। टॉपिक आप लोग इधर से उधर चल जाते हैं, लिखने बोला है कुछ, लिख देते हैं कुछ, है ना। लिखने बोला है टॉपिक क्या, मान लीजिए आपको दे दिया करप्शन, है ना, आपको लिखने दिया करप्शन, और करप्शन से लिखते 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 कहाँ पहुंच गए, आतंकवाद में पहुंच गए, आप चले गए टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद को परिभाषित करने लगे। आ रही बात समझ में। टॉपिक दिया है कुछ, टॉपिक दिया है आम, आम बनाओ, और बना दिए क्या, टमाटर, बना दिए क्या, इमली, ठीक है। आम बनाने दिया, इमली बना दिया, तो क्या होगा, नंबर आपको सही से नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैं जितना कराया हूं, मुझे इतना विश्वास है कि वही सारे टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपको आएगा। टोटल 12 टॉपिक हमने आपको दिया हुआ है क्रैश कोर्स में, ठीक है। और हमको इतना विश्वास है कि कल के सेंटअप एग्जाम में भी उसी में से आपको आएगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, क्रैश कोर्स, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि मात्र 299 रुपये आपका फी है, और इसी 299 रुपये में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चाहे आपका ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको टेंशन है, ग्रामर का भी हो जाएगा, बुक पोर्शन में आपका प्रोज पोएट्री सब कुछ हो जाएगा, साथ साथ में आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपका हो जाएगा, और साथ साथ में आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी भी आपकी लाजवाब हो जाएगी। समझ में आ रही बात, यस सर जी, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो पोल्यूशन, है ना, हम एक यहाँ पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर कैसे करना है। उसके बाद आपको लिखना तो एक ही है, इससे आपको रहेगा 5 में से एक लिखना है। हम यहाँ पर बता देते हैं एक, लेकिन हम भी 5 ही दिए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रदूषण का सबसे पहले अर्थ बताएंगे कि प्रदूषण क्या होता है ना, इसका इंट्रोडक्शन। इसको अर्थ बताने के बाद प्रदूषण का कारण बताएंगे कि भाई प्रदूषण का कारण क्या है, क्यों होता है प्रदूषण। इसके बाद बताएंगे प्रदूषण का प्रभाव कि भाई क्यों प्रदूषण से होता क्या है। फिर उसके बाद बताएंगे प्रदूषण का समाधान कि भाई प्रदूषण हमारा कैसे खत्म होगा, इसका समाधान बताइए। और लास्ट में बता दीजिए निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। हो गया खत्म, खेला खत्म हो जाएगा, पैसा हजम, है कि नहीं, 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो बात करते हैं पोल्यूशन का मतलब होता है, पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन का अर्थ होता है आवर इन्वायरमेंट, है मेकिंग आवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड हार्मफुल, कि हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को जब क्या करते हैं, डर्टी, गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो यही कहलाता है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। इट हैपेंस, ये ऐसा होता है कब, व्हेन वी मिक्स अनवांटेड थिंग्स लाइक स्मोक, प्लास्टिक एंड वेस्ट इनटू एयर, वाटर एंड लैंड। ये ऐसा तब होता है जब हम अवांछनीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक को, कचरे को, गंदे पदार्थ को किस में मिला देते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में मिला देते हैं। टुडे, आज, पोल्यूशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड, कि आज यानी वर्तमान में ये जो प्रदूषण है ये पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये हो गया इसका अर्थ। अब बताएं
बताएंगे पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के प्रकार के बारे में बता देंगे, पोल्यूशन का कारण बता देंगे, है ना। तो पोल्यूशन, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार बता दे रहे हैं, है ना, अपने अनुसार लिखना है। तो ये आपका एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर यानी जल पोल्यूशन हो गया, है ना, लैंड पोल्यूशन हो गया, एंड नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण। कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण, और आपका साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन यानी कि जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स द एयर डर्टी, यानी स्मोक यानी जो धुआं होता है, ये जो धुआं निकलता है कहां से, गाड़ियों से, व्हीकल्स से, एंड फैक्ट्रीज और उद्योग कारखानों से जो धुआं निकलता है ये हमारे वायु को प्रदूषित करता है। दूसरा, throwing waste and chemicals into water into rivers causes water pollution, यानी कि भाई कूड़े कचरों को, वेस्टेज पदार्थ को, रसायन पदार्थ को नदियों में बहा देते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। आगे आपका है प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड गार्बेज, यानी कि प्लास्टिक और जो कूड़े कचरे हैं, गार्बेज, स्पॉइल द लैंड, लैंड के अंदर डाल देते हैं, धसा देते हैं, मिला देते हैं, तो इससे हमारा होता है लैंड पोल्यूशन, ठीक है। एंड लाउड साउंड, और बहुत ज्यादा आवाज, हॉर्न्स जैसे स्पीकर हो गया, गाड़ियों की आवाज हो गया, हवाई जहाज का आवाज हो गया, रेल की आवाज हो गई, है ना, इससे हमारा क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब बताएंगे भाई कि भाई पोल्यूशन के क्या प्रभाव हैं, है ना। तो पोल्यूशन इफेक्ट्स, पोल्यूशन क्या प्रभावित करता है, आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बहुत बुरी तरह से। इट काउजेज मेनी डिजीज, ये कई सारे बीमारियों का कारण बनता है, लाइक जैसे आस्थमा, है ना, सांस से संबंधित बीमारियां, कफ, खांसी, दम्मा, स्किन यानी चमड़े से संबंधित बीमारियां। इट आल्सो हार्म्स, और ये और भी नुकसान पहुंचाता है जानवरों को, पक्षियों को, एंड प्लांट्स और वनस्पतियों को, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई पोल्यूशन को कैसे रोका जाए। टू स्टॉप पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने के लिए वी शुड, हमें करना चाहिए क्या, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। यूज लेस प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमारे अपने आसपास के सराउंडिंग, आसपास आस पड़ोस को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और सरकारी बसों, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑफ प्राइवेट, यानी कि निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करें, सरकारी वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अब बात करते हैं कंक्लूजन। देख रहे हो कितना आसान है कि हमने पहला क्या बता दिया, अर्थ बता दिया, अर्थ के बाद हमने क्या बता दिया, पोल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार बता दिया, प्रकार के बाद क्या बता दिया हमने कि भाई इसका क्या जो है इसका होता कैसे है, कारण बता दिया। फिर हमने इसका बता दिया प्रभाव, कि भाई इसका क्या प्रभाव है हमारे हेल्थ पर, क्या इसका प्रभाव, क्या असर पड़ता है ना। फिर इसके बाद आपका अब बता देते हैं इसका कंक्लूजन, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सॉल्यूशन भी बताया हमने, इसका सॉल्यूशन बता दिया, समाधान, और फिर बताते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। तो इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, पोल्यूशन इज डेंजरस फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वी ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू कीप आवर अर्थ क्लीन, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को। एंड ग्रीन फॉर अ बेटर फ्यूचर, और हमें क्या करना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए एक अच्छे भविष्य के लिए पृथ्वी को, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ए से एक तो हमने बता दिया, इस प्रकार से आपको, और हमने 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन का क्या बताएंगे, डिसिप्लिन का अर्थ बताएंगे, पहला बॉडी लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर में तो बॉडी में क्या लिखेंगे कि डिसिप्लिन का क्या महत्व है आपके लाइफ में, डिसिप्लिन से क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, और फिर बता देंगे डिसिप्लिन का क्या जो है निष्कर्ष, है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में ये पीडीएफ ले लीजिएगा, एक नज़र दौड़ा दीजिएगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है। ये दूसरा ऐसे हो गया। तीसरा ऐसे आपका, तीसरा निबंध आपको हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, कि भाई ऑनलाइन जो शिक्षा है ये वर्तमान जगत में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ क्या हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के हानि क्या हैं, है कि नहीं, ये सब बताएंगे। फिर लास्ट में बता देंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, इसके लाभ बता दिए, यहाँ पर हानि बता दिए, और इसका निष्कर्ष बता दिए, ठीक है। इसी प्रकार से एक आपका ग्लोबल वार्मिंग, सेम टू सेम क्लाइमेट चेंज के जैसा ही आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये बता देंगे कि भाई पृथ्वी पर तापमान का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना, तो ये बता देंगे। दूसरा इसका बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है ना। तो ये तो आपका कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा जलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे हमारा वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है।
फिर कारण बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तो बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल जाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण, जो हमारा जो पानी का जल स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा, जमीन वाला भाग पानी में डूब जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, सही समय अनुसार ये हमारे मौसम परिवर्तन नहीं होंगे, ये सारा बताएंगे। फिर लास्ट में बता देंगे निष्कर्ष। तो इस प्रकार से ये सारा ऐसे सारा निबंध आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार एक करा दिया आपको, ठीक है। चलिए, है ना, क्लाइमेट चेंज ये आपका 5वां नंबर में है। अगला बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, कितना आएगा शॉर्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपको 10, है ना। 10 में से 5 को लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स का, ठीक है। तो बात करते हैं, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another, कि जो सभ्यता है, क्या हमें सभ्यता ने सिखाया है एक दूसरे के प्रति क्या क्या रहना, मित्रता पूर्ण तरीके से रहना। तो जो सभ्यता है, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया है, लोगों के साथ अच्छी भावना के साथ रहना, मित्रता पूर्ण तरीके से, दोस्ताना पूर्ण तरीके से रहना। क्योंकि भाई मानव में क्या है, बुद्धि है, मानव में क्या है, मस्तिष्क है, लेकिन जानवरों के पास, पक्षियों के पास नहीं है, जिसके कारण वो साथ नहीं रह पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पर, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, टू बी काइंडर टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति दयालु भावना से रहना। बर्ड्स, जो पक्षियां हैं, डोंट ट्रीट देयर एल्डर्स द वे ह्यूमंस डू, जिस प्रकार से मानव दूसरे मानव के प्रति व्यवहार दिखाता है, पक्षियां वैसा व्यवहार नहीं दिखा पाता है कि नहीं। बाई प्रोवाइडिंग थिंग्स लाइक एन ओल्ड एज पेंशन, कि भाई हमारे भारत में हो या किसी भी देश में हो, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, है ना, हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, तो उसको पेंशन देते हैं, हम बैठ के खिलाते हैं, सेवा करते हैं उसका। लेकिन पक्षियों में ऐसा, चिड़ियों में ऐसा, जानवरों में ऐसा नहीं होता है। तो सभ्यता यही सिखाता है, ठीक। आगे है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड व्हाई, कि भाई द पास्ट इज नॉट डेड, जो बीता हुआ कल है ये मरा नहीं है, एंड स्टैटिक और रुका हुआ नहीं है। ये किसने कहा और क्यों कहा, तो ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, कि भाई बीता हुआ कल ये मरा नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, इसको आपको क्या करना है, ये जिंदा है और ये गतिशील है, इसको सीख करके अपने वर्तमान और अपने आने वाले भविष्य को सुधार करना है, ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, हु सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इन हिज व्यू, उनके दृष्टिकोण से पास्ट इज एलाइव, जो बीता हुआ कल है वो जिंदा है, एंड डायनामिक और गतिशील है। इट डिटरमाइंस, ये सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान को क्या करता है, निर्धारित करता है, एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर, और हमारे आने वाले फ्यूचर भविष्य को निर्धारित करता है। इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, वो कहते हैं कि भारत जो है पुराने लोगों का युवा भारत है, पुराने लोगों का क्या है, युवा भारत है। ही सेज टू हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, कि भाई वो यहाँ पर कोशिश करते हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में, है ना, प्रकाश डालते हैं वो, और बताते हैं कि भाई भारत की सभ्यता कैसी है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, अनेकता में एकता वाला सभ्यता है, विविधता में एकता वाला सभ्यता है। आगे है आपका, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग स्पीच रिवील, कि मार्टिन लूथर किंग का जो स्पीच है, जो भाषण है, वो क्या रिवील करता है, क्या बताता है। तो मार्टिन लूथर किंग का जो स्पीच है, भाषण है, उसका भाषण था या उसका सपना था एक तरह से, कि भाई जो अलाबामा का क्षेत्र है अमेरिका का, वो एक विकसित राज्य बन जाए, विकसित क्षेत्र बन जाए, वहाँ के लोग, नेगरो लोग, घेटो लोग, उसका कल्याण हो जाए, उसका सही से विकास हो जाए। वो सपना देखता है कि भाई यहाँ पर अमेरिका के लोगों के बीच ये जो रंगभेद है, नस्लीय भेदभाव है, ये खत्म हो जाए, किसी व्यक्ति को उसके रंग, चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं पहचाना जाए, बल्कि उसके क्वालिटी के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसको पहचाना जाए। तो मार्टिन लूथर किंग स्पीच रिवील्स, वो बताते हैं अबाउट हिज ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में, ऑफ सीइंग अलाबामा, कि जो अलाबामा है ये एक दिन क्या होगा, एज अ डेवलप्ड स्टेट, यानी एक दिन विकसित राज्य के रूप में ये विकसित होगा, एंड टू बी फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव है गोरा और काले का, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक, गोरा और कालों के बीच, अंग्रेज और वहां के लोगों के बीच। मार्टिन स्पीच एरोज पब्लिक, है ना, कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट, कि जो ये आपके मार्टिन लूथर किंग है, वहां के लोगों को एक तरह से क्या करते हैं, जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं क्या करने के लिए, कि भाई ये जो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, एक तरह से भेदभाव कर रहे हैं अंग्रेज, उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, मूवमेंट, आंदोलन करेंगे। आगे है, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट,
क्या भाषा ने मानव के विकास में क्या डाला, प्रभाव डाला? जो लैंग्वेज है, क्या भाषा जो है ये मानव के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल भाई। आज आप हमसे कनेक्टेड क्यों हैं? भाषा के कारण। अगर मैं अबाक टबांग बोलने लगूं, चीन की भाषा बोलने लगूं, चिंग चिंग हुंग फिंग हैंग फिंग, क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा आपको। समझ में आ रही बात? तो भाषा हमारी है, आप समझ पा रहे हो तो हम कनेक्टेड हैं, नहीं तो कुछ नहीं है कि नहीं? चिड़िया के पास, जानवर के पास भाषा नहीं है, इसलिए आज वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। क्या? तो ये जो भाषा है मानव के विकास में बहुत ज्यादा मदद किया। किस प्रकार से? तो एस लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, की जो भाषा है मानव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। बर्टन रसल इन हिज एसे, उस अपने निबंध में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये लिखा गया है किसके द्वारा? बर्टन रसल के द्वारा। तो अपने निबंध में कहते हैं किसमें? आइडिया that have helped mankind pointed that the idea of discovery एंड राइटिंग लैंग्वेज, कि भाई भाषा की जो खोज है और इसका जो लेखन कला है, एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ वाइल्ड कल्चर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट, कि जो भाषा है इसने मानव को जंगली जानवर से क्या बना दिया? एक ह्यूमन बना दिया, एक इंसान बना दिया, अच्छा इंसान बना दिया, जागरूक इंसान बना दिया, पढ़ा लिखा इंसान बना दिया। व्हाई डू बुक्स रियली क्रिटिसाइज द प्रेस, कि जो समाचार पत्र होते हैं ये बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं? मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाई डू बुक्स, है ना, कि जो किताबें होती हैं ये प्रेस को, समाचार पत्रों को या अन्य चीजों को क्यों कम क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि जो बुक्स होते हैं ये इसी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपना विज्ञापन करके लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। मीडिया के माध्यम से ही आपका बुक सेल होता है ना, चीजों लोगों तक पहुंच पाती है, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कभी। तो डोरोथी एल शेयर इन हाउ फ्री इन द इज द प्रेस, कि मीडिया कितना स्वतंत्र है, विथ हर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स टॉक अबाउट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम बाय द प्रेस, कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, ये अपना स्वतंत्रता का किस प्रकार से मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। शी सेज, वो कहती है, डैट देयर आर हार्डली एनी बुक, यानी कि एकाध किताब आपको मुश्किल से मिलेगा, मुश्किल से एकाध किताब आपको बुक मिलेगा, और जनरल, और एकाध आपको पत्रकार ऐसा मिलेंगे जो क्या करते हैं, which venture to criticize the press, जो क्या करते हैं? प्रेस को एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, दे वुड बी बैंड फॉर एवर, अगर वो वैसा करेंगे तो फिर, अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई मीडिया वाला है, वो क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा आलोचना किया सरकार का, तो उस मीडिया को बैंड कर दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है, खरीद दिया जाता है, भगा दिया जाता है, केस कसूल में फंसा दिया जाता है, रेड कर दिया जाता है कि नहीं? ये देखते हैं आप लोग, तो यही बात कह रहे हैं। एंड वुड बी आउट ऑफ सर्कुलेशन, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है ये सर्कुलेशन से। सो दे टेंड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रेस एंड रेयरली क्रिटिसाइज इट, और बहुत ही कम उसकी आलोचना करते हैं। व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, जो बेंजी था वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। क्यों शादी करना चाहता था? तो जो बेंजी है, बेंजी एक भोला भाला लड़का था, सीधा साधा लड़का था, उसको पढ़ने में भद्दा था बहुत ज्यादा। उसके माता पिता ने पकड़ के एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप जॉनसन बेंजी का पापा था, पिताजी था, तो जॉनसन को कहा कि अपने बेटे को आप मुर्गी का फार्म खोल दीजिए, मुर्गी रखेगा, पालेगा, अंडा बेचेगा, व्यापारी बन जाएगा। तो वैसा ही किया, मुर्गी खरीद के दे दिया और अंडा बेच करके बड़ा इंसान बन गया। कौन? बेंजी। बाद में एक नौकरानी रख दिया, नौकरानी सारा काम संभालती थी, और उससे उसको प्यार भी हो गया बेंजी को। तो बेंजी जानता था कि इससे हम शादी करते हैं तो ये हमारे कार्य को अच्छे से कर पाएगी, देख रेख कर पाएगी, सारी चीजों को हमारे व्यापार में, बिजनेस में ये क्या देगी? साथ देगी। लेकिन उसके माता पिता नफरत करते थे बेंजी से, क्योंकि बेंजी जो है देखने में थोड़ा सा कैसा था, गोरी तो थी पूरा का पूरा, लेकिन आंख उसका कैसा था? थोड़ा सा ब्राउन कलर का था, थोड़ा भूरा कलर का था, थोड़ा बिल्ली का कलर नहीं होता, थोड़ा उस तरह का, थोड़ा अजीब लगता था, उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। तो बेंजी वॉज engrossed इन हिज बिजनेस, बेंजी अपने बिजनेस को, अपने उद्यमता को बढ़ाना चाहता था, व्यापार को अपना बढ़ाना चाहता था। द हेंस, मुर्गी का व्यापार, which was flourishing, जो तेज गति से फल फूल रहा था। एंड ही वांटेड, और वो चाहता था, टू ईट टू ग्रो मोर एंड मोर, वो चाहता था कि और इस मुर्गी के व्यापार को और बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा फला फूले, और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ही वांटेड, वो चाहता था, टू गेट मैरिड टू फ्लोरेंस, वो फ्लोरेंस के साथ शादी करना चाहता था, अगेंस्ट हिज पेरेंट, अपने माता पिता के खिलाफ, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि फ्लोरेंस से शादी वो नहीं करे, लेकिन बेंजी चाहता था कि मैं फ्लोरेंस से ही शादी करूं। क्यों? क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था कि सिंपल, यानी साधारण, अनडिस्टिंग है ना, अनडिस्टिंग्विश्ड, यानी कि
कैसा हो, मतलब कि ये एकदम विशेष स्पेशलाइज्ड प्रकार का, कि भाई इस तरह की लड़की और नहीं मिलेगी हमको, हमारी व्यापार को समझती है, हाथ बटाती है, सारा काम करती है, इस तरह का, है ना। गर्ल एंड नीडेड अ वीमन, और ऐसी लड़की, ऐसी महिला चाहता था वो बेंजी, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करे, विद द हेंस, मुर्गी के व्यापार में। सो ही डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय लिया, टू मेरी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस को शादी करना चाहो, है ना, निर्णय लिया, एज शी वाज परफेक्ट फॉर हिम, और उसके लिए वो क्या थी, परफेक्ट थी। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कि पोएट जो है, कवि जो है, इसका कहने का सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है, जब वो कहते हैं कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो जवान लोग हैं बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े होकर के लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, दुनिया से गुजर जा रहे हैं, यही है इसका कहने का मतलब। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के द्वारा। द पोएट डब्ल्यू एच ऑर्डेन डिस्क्राइब द फ्रस्ट्रेशन, वो क्या दिखाते हैं, उदासीनता को दिखाते हैं, है ना, दुख को दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं, कि मानव किस प्रकार से एकदम हताश हो गए अपने जीवन से, है ना। इज नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ, कि मानव के जीवन में किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से यह हताशा, ये दुख आपका शामिल है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, डैट नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो इट मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टूवर्ड्स डेथ, कि जितने भी मानव है ये मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ, ड्यू टू डिजीज एंड अदर रीजंस, कि बीमारियों के कारण और अन्य कारणों के कारण मानव लगातार तेजी के साथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इन द पोयम, कविता में, एन एपिताप, कौन सी कविता, एन एपिताप वाला कविता में, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, पोएट कहते हैं, कवि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जब मर जाएगा तो एन एपिताप वाले चैप्टर में क्या होगा, क्या होगा वहां पर, पोएट जब मर जाएगा। तो वाल्टर डेलामेयर ने लिखा है एन एपिताफ, कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, ये जो लेटी हुई महिला है, ये दुनिया की सबसे सुंदरतम महिला है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, ये महिला पूरे वेस्ट कंट्री, पश्चिमी दुनिया का सबसे सुंदरतम महिला है। When I crumble, जब मैं मर जाऊंगा, who will remember her, उसको कौन याद करेगा। ब्यूटी vanishes, सुंदरता खत्म हो जाती है, ब्यूटी passes, सुंदरता गुजर जाती है, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। कौन कह रहे हैं, वाल्टर डेलामेयर। द पोएट वाल्टर डेलामेयर सेज, कहते हैं, डैट नोबडी विल रिमेंबर, उसको कोई याद नहीं रखेगा करेगा, आफ्टर हिज डेथ, उसके मर जाने के बाद, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री इज अलाइव इन द हार्ट ऑफ द पोएम, कि ये जो ब्यूटीफुल, ये जो सुंदरतम महिला है, इसकी खूबसूरती जो है उसके दिल में अभी भी बसा हुआ है, वाल्टर डेलामेयर के दिल में। द पोएट मीन्स टू से डैट, उसके कहने का सेंस है, क्या कहने का सेंस है, कि ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है, ब्यूटी वेनिशेस, सुंदरता खत्म हो जाती है, ब्यूटी इज नॉट एन इंटरनल, ओनली द मोरल वर्क्स ऑलवेज बी द रिमेंबर्ड, कि भाई आप बहुत सुंदर थे, ये आपको याद नहीं रखेगी दुनिया, आप बहुत सुंदर हो, हष्ट पुष्ट हो, बढ़िया हो, गुजर जाइएगा दुनिया से, चले जाइएगा, तो आपकी सुंदरता का कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन अगर अच्छा काम करके जाइएगा, कल्याण करके जाइएगा, लोगों का सेवा करके जाइएगा, मदद करके जाइएगा, समाज का कल्याण उत्थान करके जाइएगा, कोई अच्छा सा काम करके जाइएगा, तो लोग आपको याद करेंगे। यही कहना चाहता है पोएट। क्या कहता है कि ब्यूटी इज नॉट इंटरनल ओनली, कि ब्यूटी, सुंदरता के कारण आपको कोई याद नहीं रहेगा, लेकिन मोरल वर्क, कोई नैतिक काम कर जाते हैं, कोई बढ़िया सा काम कर जाते हैं समाज के लिए, तो आपको फिर क्या करते हैं, लोग याद रखते हैं। इसलिए बोलते हैं क्या, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुम्हें सारा जहां देखता है ना। आगे बात करते हैं, आगे है आपका, व्हाई इज मैकियावेली कॉल्ड अ क्रिमिनल। जो मैकियावेली है, मैकियावेली है बिल्ली है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, मैकियावेली अ मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट। तो ये जो बिल्ली है, इसको क्रिमिनल क्यों कहा जाता है, डाकू क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बिल्ली है ना, ये जो बिल्ली है, बनेगा नहीं बिल्ली हमसे, ले हम बिल्ली बना दिया, बिल्ली ये जो बिल्ली है क्रिमिनल है, डाकू है, चोरी करके गायब, सामान खा के गायब, ऐसा मासूम लगता है बिल्ली। कभी लगता है बिल्ली चोरी किया होगा, दूध पिया होगा, घर का मछली खाया होगा, कभी नहीं, कतई नहीं,
इतना मासूम बना रहता है ना। तो तुलना करते हैं क्रिमिनल से कि मैकियावेली इज कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज, क्योंकि ही वायलेट्स, वो क्या करता है, एक तरह से उल्लंघन करता है, नॉट ओनली ह्यूमन लॉज, न कि केवल और केवल मानव के नियमों का, बट द लॉ ऑफ नेचर, बल्कि प्रकृति के नियम का भी उल्लंघन कर देता है। चोरी करके, कूद के, फांद के चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लंघन कर देता है। पढ़ाए हम आपको चैप्टर ये वाला, है ना। ही चीट्स, वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, एट कार्ड्स, फ्लास के ताश की तरह, पत्तों की तरह, लूट्स मीट, और मीटों को चोरी करता है, ड्रिंक्स मिल्क, दूध को पी जाता है, स्टील्स ज्वेल, और आभूषणों को चोरी कर लेते हैं, एंड इवन किल्स स्मॉल लैप डॉग्स, और छोटे छोटे कुत्तों को, कुत्ते के बच्चों को क्या करते हैं, मारते हैं। ही रिमूव्स द इंपॉर्टेंट फाइल्स कंटेनिंग डायरेक्टरीज आल्सो, और ऐसा करने के बाद वो अपनी सारी दाग धब्बों को मिटा देता है कि भाई पता ही नहीं चला कि चोरी हमने किया है। पूरा मुंह हाथ पोंछ लेता है, अपना मोछ वोछ सब पोंछ लेता है, गायब चोरी करके। टिल्लू फरार, बाबा टिल्लू चोरी करके फरार, है कि नहीं। चलो, व्हाट हैपेंस इन ऑटम्न, ऑटम्न में क्या होता है, पतझड़ के सीजन में क्या होता है, बताइए। ऑट टू ऑटम, जॉन कीट्स। तो पतझड़ के सीजन में सारी पत्तियां झड़ जाती है, एकदम पेड़ धीरे धीरे फलों से लद जाता है। अंगूर और बादाम और सेब और अन्य फल गुदेदार बन जाते हैं, रसों से भड़ जाता है, भरा जाता है। यही वाला सीजन है आपका पतझड़ का सीजन, ऑटम सीजन। अभी जो चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चलेगा आपका। समझ में आई बात, अक्टूबर नवंबर। तो इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के ऋतु में, प्लांट्स एंड ट्रीज फिल्ड विथ फ्लावर्स, ये फूलों से भरा पड़ा होते हैं, एंड फ्रूट्स, और फलों से। ग्रीनरी एड्स ब्यूटी इन नेचर, और ग्रीनरी एड्स ब्यूटी इन नेचर, और ये जो अनाज है ये प्रकृति को क्या करते हैं, एक तरह सुंदर बना देते हैं, ब्यूटी। इट इज रियली अ प्लीजेंट सीजन, एक बहुत ही सुखदाई, बहुत ही आनंददायी सीजन होता है। अभी कितना मस्त सीजन है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा, ना तो बहुत ज्यादा गर्म। यूरोप चल रही है और बढ़िया, फलों से लदा हुआ, भरा पड़ा। अब सेब आएगा, बढ़िया बढ़िया अंगूर आएगा, गूदेदार फल आएंगे मार्केट में अब, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड, कई प्रकार की चिड़िया, फ्रूट, कई प्रकार के फल कैन बी सीन इन दिस सीजन, इस ऋतु में आप देख सकते हैं। इट इज नॉट सेकेंड टू स्प्रिंग, है कि नहीं, ये बसंत के जैसा सेकंड, दूसरा बसंत है। आगे है आपका दो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा के रूप में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बाकी आपको हमने 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन ही, 10 में से 5 ही लिखना है, ठीक है, इस तरह का रहेगा। बाकी मैं ये करके दे रहा हूँ आपको एक तरह से सजेशन के रूप में, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन ये पेपर आपका है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है। ओरिजिनल के चक्कर में हो कल्याण हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, देख लीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है आपका कुछ, एक्सप्लेनेशन में 4 मार्क्स का आपका प्रोस से आता है, 4 मार्क्स का आपका पोएट्री से आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाला कि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मुझे विश्वास है, मुझे मेरा पूरा यकीन है कि भारत की जो सभ्यता विकसित हुई है, इसे पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई इसे पराजय नहीं कर सकता। किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वाला चैप्टर, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स में आपका ये हम क्रैश कोर्स में आपको प्रॉपर तरीके से करा देंगे। ये पीडीएफ आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए नहीं हैं कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं ये पीडीएफ अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये सारा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है नहीं, चाहे सिविलाइजेशन कल्चर हो, तब पिंच ऑफ स्नफ हो, डॉक्टर भारतीय होम, ये सारा चीज़ आपको करा दिया, ठीक है। तो आप लोग 299 में जो बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल आपकी ऑब्जेक्टिव की भी क्लास होगी, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। करते हैं सेशन को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, ठीक है। प्ले स्टोर से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दो कितना 6 या 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, बीता हुआ कल मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है, जीवित है, अलाइव, है ना। एंड डायनामिक, ये क्या है, गतिशील है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पढ़ाए हुए हम आपको ये क्वेश्चन। ये आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा मस्तिष्क कैसा है, एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना ये चाहता है उतना और भी, जितना इसको मिलता है और भी चाहता चला जाता है कि नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, गांधी जी, है कि नहीं। आगे बात करते हैं। देयर इज अ हाउस, वहाँ एक घर है, नाउ फार अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत दूर एक घर है, वहाँ पर मेरी दादी माँ रहती थी, वहाँ पर मुझे एक बार प्यार मिला था, बहुत बढ़िया वाला प्यार, कमला दास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस,
है ना, लिख दीजिएगा देख करके, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एक बार। हेयर हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदरतम महिला सोई हुई है। लाइफ ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वो दिल की बहुत सच्ची थी, घूमने का बहुत शौकीन थी, दिल का बहुत सोला भोला भाला सीधा साधा लड़की थी, महिला थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से वो महिला दुनिया की, इस पश्चिमी सभ्यता की, पश्चिमी देशों की सबसे सुंदरतम महिला थी। कौन? वाल्टर डेलामियर तारीफ तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के पुल बांध रहे हैं, है ना। ये आपको याद देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे है आपका, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली ऑफ दिस मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना, डैट कि दिस सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, कि वो जो विदेशी क्षेत्र, विदेशी देश का वो जो क्षेत्र जहां पर मैं मर के गिरूंगा, मैं मूर्छित होकर गिरूंगा, जब मैं जहां पर मैं दफन हो जाऊंगा, वो मिट्टी दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कौन? रूपर्ट ब्रूक कह रहा है, रूपर्ट ब्रूक कह रहा है। देयर शेल बी इन द दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, आप मेरे बारे में ऐसा सोचना कि वो जमीन जहां पर मैं मर के गिरूंगा, जहां पर मैं दफन हो जाऊंगा, वो मिट्टी इंग्लैंड की हो जाएगी और वो धनी हो जाएगी। रूपर्ट ब्रूक कहते हैं अपने बारे में, अपनी तारीफ, अपना एक तरह से बोल रहे हैं कि भाई हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं युद्ध में, आप लोग ऐसा मत सोचना मर जाएंगे तो वो मिट्टी हमारी इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एंड द नाइटिंगेल इज डम, और समाज के जो नेक लोग हैं वो गूंगे हो गए हैं। एंड एंजल विल नॉट कम, और कोई यमदूत, कोई फरिश्ता बचाने के लिए नहीं आएगा, है ना। ये सारा हमने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया चैप्टर वाइज, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अभी करेक्ट कोर्स में बचा हुआ है, इसलिए आपका नहीं किया, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में आपको समरी दे दिए हैं, अगर क्वेश्चन नहीं फंसे तो एक्स्ट्रा समरी वाला लिख सकते हैं। अगर राइट और नोट ऑन नहीं लिखना है जिसको, तो राइट और नोट ऑन इंग्लिश नहीं लिखना है तो आप समरी लिख सकते हो, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का हो गया और पिंच ऑफ स्तंभ हो गया, समरी आपको हमने करेक्ट कोर्स में पढ़ा दिया है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो बच्चे करेक्ट कोर्स में हैं सबको अपना अपना रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, पढ़ते रहिए तब तक, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।